हाय फ्रेंड्स, आज के क्लास में इंट्रोडक्शन टू इक्विल ज्योमेट्री जो एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 5 है, उसी का एक्सरसाइज 5.1 में जितने भी क्वेश्चंस हैं हम बारी बारी से एक एक का सॉल्यूशन देखेंगे। तो आ जाइए फर्स्ट क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन जो है उसमें कह रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। मतलब ट्रू और फॉल्स बताना, नीचे जितना भी स्टेटमेंट है उसको ट्रू और फॉल्स बताना है और उसका रीजन भी देना है कि ट्रू क्यों है और फॉल्स क्यों है। तो पहला का 1 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है वो क्या कह रहा है, ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू ए सिंगल पॉइंट। हम देखेंगे कि कोई एक सिंगल पॉइंट है। पहला का सॉल्यूशन हम देखेंगे, ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू ए सिंगल पॉइंट। तो देखो, तो अगर एक पॉइंट हम P मान लेते हैं तो इससे कितना सारा, इससे इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन पास कर सकता है अलग अलग डायरेक्शन में। मतलब पहला स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स हो गया। क्यों फॉल्स हुआ? क्योंकि एक एक पॉइंट से बहुत सारे लाइन पास कर सकते हैं। यही पोस्टुलेट 1 कहता था कि एक एक दो पॉइंट से, अगर यही कहेगा कि दो डिस्टिंक्ट पॉइंट रहेगा। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं, देयर आर, दूसरा स्टेटमेंट देख लेते, देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन विच पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। अब कह रहा है, पहला में तो सिंगल पॉइंट दिया था, दूसरा स्टेटमेंट में क्या कह रहा है, टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, मतलब दो अलग अलग पॉइंट है। जैसे सपोज करो, एक को P नाम दे तो दूसरा को Q। अब कह रहा है कि ये दोनों से इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन पास कर सकता है। तो इससे देखो तो, अगर P और Q पॉइंट से जो पोस्टुलेट 1 कहता था इक्विल्ड ज्योमेट्री का, उससे देखो तो केवल एक ही एक लाइन पास कर सकता है, मतलब दो डिफरेंट पॉइंट से यूनिक लाइन पास करेगा। तो दूसरा स्टेटमेंट भी फॉल्स हो गया। क्यों फॉल्स हुआ? क्योंकि एक, अब देखो यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक केवल एक ही यूनिक स्ट्रेट लाइन पास करेगा। अगर पॉइंट को जहां भी, जैसे लाइन को थोड़ा सा भी सपोज करो कि लाइन को हम यहाँ बढ़ा दिए, तो यहाँ क्या हो गया, ये पॉइंट ही चेंज हो गया। पहले क्यू पॉइंट अब ना हो करके कौन सा, एक पॉइंट का कुछ दूसरा नाम दे देते आर, मतलब पॉइंट चेंज हो गया। तो अगर दो पॉइंट दिया रहेगा तो दो पॉइंट से केवल एक ही स्ट्रेट लाइन बन सकता है। तीसरा क्वेश्चन में आ जाते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनफाइनाइटली ऑन बोथ साइड। तो ये भी तीसरा पोस्टुलेट था जो गिल्ड ज्योमेट्री का, उसमें कह रहा था कि अगर एक टर्मिनेटेड लाइन है, टर्मिनेटेड लाइन को हम लोग बोलेंगे लाइन सेगमेंट भी। लाइन मतलब कि दोनों लाइन जो होता है, अगर एक लाइन बोले तो लाइन ड्रॉ करने का मतलब इसको ये आगे भी डायरेक्शन में बढ़ाया जा सकता है। मतलब लाइन कहने का मतलब इसका फाइनाइट लेंथ नहीं है, लेकिन लाइन सेगमेंट कहने का मतलब उसका दो एंड पॉइंट होगा और वो लाइन कहीं पे खत्म होगा। तो अब कह रहा है कि ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनफाइनाइटली ऑन बोथ साइड। तो गिल्ड का जो तीसरा पोस्टुलेट हम पढ़े थे, तीसरा या दूसरा था, इससे क्या था, उसमें था कि अगर कोई लाइन, टर्मिनेटेड लाइन ए बी है, ए बी को टर्मिनेटेड लाइन मतलब लाइन सेगमेंट, तो इसको दोनों डायरेक्शन में हम इनफाइनाइटली तक चाहें तो बढ़ा सकते हैं। तो तीसरा स्टेटमेंट ट्रू हो गया। अब चौथा स्टेटमेंट क्या करा, इफ टू सर्कल्स आर इक्वल देन देयर रेडियाई आर इक्वल। मतलब दोनों का जो रेडियस होगा वो इक्वल होगा। तो देखो, अगर दो सर्कल बना लेते हैं, दो सर्कल ले लेते हैं, इसमें सही से ड्रॉ नहीं हो रहा है, सर्कल सही से ड्रॉ करने पे। अब देखो तो, अगर ये ड्रॉ किए हम दो सर्कल, दोनों कह रहा है कि दोनों इक्वल होगा। दोनों सर्कल इक्वल कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर इसका जितना सरकमफ्रेंस है इसका भी उतना ही सरकमफ्रेंस होगा, उतना डायमीटर होगा। और अगर ये दोनों को एक दूसरे पे रखा जाए तो ये दोनों एक दूसरे को पूरी तरह से ढक लेगा। ढक लेना कहने का मतलब कोइंसाइड होगा, मतलब कि ये दोनों एक दूसरे को पूरी तरह से कोइंसाइड कर लेगा, ढक लेगा। तो जहां पे इसका सेंटर होगा, सपोज करो यहाँ पे इसका सेंटर है, तो यहाँ पे भी इसका सेंटर होगा, मतलब सेंटर को ओ नाम दे, तो सेंटर भी दोनों सर्कल का क्या होगा, कोइंसाइड होगा। अगर इससे एक सरकमफ्रेंस पे लाइन ड्रॉ करे रेडियस, तो दोनों का रेडियस भी क्या करेगा, एक दूसरे को कोइंसाइड करेगा, मतलब कि दोनों का रेडियस इक्वल होगा। तो चौथा स्टेटमेंट में ट्रू हो गया। अब पांचवा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, इन फिगर ए बी इक्वल टू पी क्यू इक्वल टू एक्स वाई, देन ए बी इक्वल टू एक्स वाई। तो ए बी इक्वल टू पी क्यू, ये जो एक जियोम पढ़े थे गिल्ड का, कि अगर कोई दो चीज आपस में इक्वल है, ए बी इक्वल टू पी क्यू एंड पी क्यू इक्वल टू एक्स वाई,
एक्जियोम पहला क्या था कि अगर दो थिंग्स आपस में इक्वल है, जो तो दोनों एक दूसरे के भी इक्वल होगा, मतलब ए बी इक्वल टू पी क्यू और पी क्यू इक्वल टू एक्स वाई है, तो एक्जियोम इक्वल्ड का पहला एक्जियोम के अनुसार रीजन सबका ही हो जाएगा। रीजन में हम लिख देंगे अकॉर्डिंग टू इक्वल्ड फर्स्ट एक्जियोम, तो ए बी इक्वल टू पी क्यू इक्वल टू एक्स वाई होगा। किससे? तो एक्जियोम वन से। इतना तक समझ में आ गया। ये भी ये पोस्टुलेट से होगा, पोस्टुलेट पोस्टुलेट ये तीसरा से हो जाएगा, मतलब कॉन्साइड करेगा। या एक्जियोम से भी कह सकते हैं कि एक्जियोम जो कॉन्साइड करने वाला था कि अगर दोनों मतलब कि दो अलग अलग थिंग्स एक दूसरे को कॉन्साइड करता है तो दोनों एक दूसरे के इक्वल होता है। इतना पहला क्वेश्चन तो हो गया सोल्व। अब दूसरा क्वेश्चन में देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन में क्या है? गिव ए डेफिनेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म। आर देयर अदर टर्म्स दैट नीड टू बी डिफाइंड फर्स्ट? व्हाट आर देम एंड हाउ माइट यू डिफाइन देम? पहला कह रहा है डिफिनेशन देना, पहला कह रहा है पैरेलल लाइन। तो पैरेलल लाइन क्या होता है? Two straight line are parallel which if they never intersect or cross each other and at a constant distance from each other। मतलब कह रहा है कि अगर दो स्ट्रेट लाइन पैरेलल होगा, पहला का सॉल्यूशन देख लेते हैं यहाँ पे। सॉल्यूशन क्या? सॉल्यूशन तो यही हो गया, एग्जाम यही डिफिनेशन हो गया। बस इस डिफिनेशन को एक बार फिगर से देख लेते हैं कि कैसे होता है। तो सॉल्यूशन में पहला का अगर देखें तो दो स्ट्रेट लाइन कह रहा है, तो दो स्ट्रेट लाइन अगर हम ड्रॉ कर लें तो कह रहा कि दोनों स्ट्रेट लाइन पैरेलल कब होगा? जब ये दोनों के बीच कांस्टेंट डिस्टेंस होगा, मतलब ये जो डिस्टेंस है वो हमेशा जितना डिस्टेंस यहाँ है उतना डिस्टेंस भी यहाँ होगा। देखो तो ये अगर डिस्टेंस सेम रहेगा, कांस्टेंट डिस्टेंस रहेगा, तो इसको अगर आगे कहीं भी बढ़ाएं इधर से तो ये डिस्टेंस तो इक्वल रहेगा। मतलब ये दोनों कहीं एक दूसरे को कट नहीं करेगा, दोनों डायरेक्शन में अगर इधर भी आगे बढ़ाएं तो एक दूसरे को कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, चाहे इसको इनफाइनाइटली तक बढ़ाते जाएं। तो ये पैरेलल लाइन का डेफिनेशन क्या हो गया कि अगर दो स्ट्रेट लाइन पैरेलल तभी होगा जब वे एक दूसरे को कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं करता हो और दोनों के बीच डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहना चाहिए। अब दूसरा में देखो, दूसरा है परपेंडिकुलर लाइंस का। तो परपेंडिकुलर लाइंस क्या हो गया? देखो, अब परपेंडिकुलर लाइंस के लिए भी दो लाइन चाहिए। तो दो लाइन परपेंडिकुलर कब होगा? जब एक दूसरे के साथ जो एंगल बनाए, जो इंटरसेक्ट करे या जो एंगल बनाए वो एंगल कितना हो? राइट एंगल, मतलब 90 डिग्री का एंगल हो, तभी एक दूसरे एक जो ए बी है, अगर ए बी हम मान लें और इसको पी क्यू मान लें, तो पी क्यू जो हो जाएगा परपेंडिकुलर टू, परपेंडिकुलर का साइन इस तरह से होता है, पी क्यू इक्वल टू पी क्यू परपेंडिकुलर टू ए बी, या ए बी परपेंडिकुलर टू। देखो तो दोनों के बीच जो एंगल बन रहा है 90 90 बन रहा है ना, तो दोनों एक दूसरे का परपेंडिकुलर होगा। उसी तरह से इसका नाम दे दे ए बी और पी क्यू। तो ए बी पैरेलल टू ए बी, पैरेलल का साइन दो पैरेलल लाइन बना देंगे, ए बी पैरेलल टू पी क्यू हो जाएगा, परपेंडिकुलर का साइन इस तरह से। तीसरा नंबर में लाइन सेगमेंट। तो पहला क्वेश्चन में भी हम बताए थे कि अगर कोई लाइन का दो एंड पॉइंट रहेगा, लाइन का जैसे दो एंड पॉइंट, अगर लाइन कहेगा तो लाइन का एंड पॉइंट नहीं होता, मतलब लाइन लाइन के बीच में हमेशा लाइन के दोनों साइड एरो होता है। लेकिन अगर एरो नहीं रहे, दो एंड पॉइंट रहे, सेगमेंट। चौथा क्या कर रहा है? रेडियस ऑफ सर्कल। तो रेडियस ऑफ सर्कल क्या होता है? जैसे देखो, रेडियस ऑफ सर्कल मतलब क्या? अगर कोई रेडियस है, कोई सर्कल का अगर सेंटर ओ है, तो ओ से हम लोग एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि इसके सरकमफ्रेंस पे कहीं टच करेगा, मतलब सेंटर से लेकर के सरकमफ्रेंस, सर्कल का सरकमफ्रेंस तक का डिस्टेंस जो होगा वो सर्कल का रेडियस होगा। तो चौथा डिफिनेशन यहाँ से आ गया। पांचवा में क्या कर रहा है? स्क्वायर। तो स्क्वायर का डिफिनेशन तो आप लोग जानते होंगे, स्क्वायर रेक्टेंगल ये सब में चार साइड होता है। तो चार साइड मतलब सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल होना चाहिए। तो क्वाड्रिलेटरल होने के लिए चार साइड, और चारों साइड अगर इक्वल है, अगर चारों साइड ए ए ए ए है और सबका इंटीरियर एंगल जो है, इंटीरियर एंगल 90 डिग्री है, तो वो क्वाड्रिलेटरल, मतलब वो वाला जो चार साइड का क्वाड्रिलेटरल है वो स्क्वायर कहलाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तीसरा नंबर। तीसरा में कह रहा है गिव
तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि कंसीडर टू फ्लोइंग पोस्टुलेट गिवन बिलो। गिवन एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट ए एंड बी, देयर एग्जिस्ट ए थर्ड पॉइंट सी विच इज इन बिटवीन ए एंड बी। अब कह रहा है क्या, दो डिस्टिंक्ट पॉइंट ए और बी है, उसके बीच में एक थर्ड पॉइंट सी लाई करता है। तो पहला सिचुएशन, पहला पोस्टुलेट जो दिया है उसको देखो, तो कह रहा है कि दो पॉइंट है ए और बी, इसके बीच में कह रहा है कि एक सी पॉइंट लाई करेगा। तो देखो, तो अगर ए और बी से दो पॉइंट दिया है तो दो पॉइंट से एक यूनिक लाइन पास करेगा। तो इस लाइन पे कहीं तो बीच होगा, इसका कहीं भी मिड पॉइंट होगा, वहां पे क्या होगा, एक पॉइंट लाई करेगा। तो कह रहा है, इसका मतलब पहला क्या है, सही है कि ए और बी के बीच एक तीसरा पॉइंट भी लाई करेगा जो ए और बी के बीच होगा। अब दूसरा क्या कह रहा है, देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट थ्री पॉइंट आर नोट ऑन द सेम लाइन। अब कह रहा है कि थ्री पॉइंट क्या ऐसा हो सकता है जो सेम लाइन पे नहीं हो। तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता है, एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है और एक पॉइंट यहाँ है, ये तीनों सेम लाइन पे नहीं हो सकता है। मतलब ए बी अगर एक लाइन बनाए तो सेम लाइन पे नहीं आएगा। तो इसलिए कहता है, या फिर इसको ऐसे बनाए, ए है, बी है और सी को इसके ऊपर ले ले, तो सी क्या, ए से बी तो एक लाइन आ जाएगा, ए से बी देखो तो एक लाइन पे आ जाएगा, लेकिन सी दूसरा लाइन हो जाएगा। तो इसलिए ऐसा भी दूसरा भी सही है कि ए और बी मतलब तीन पॉइंट ऐसा हो सकता है जो सेम लाइन पे लाई नहीं करता है। तो अब इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये दोनों तो डिफाइन किया है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि डू दीज पोस्टुलेट कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म। अब कह रहा है, दोनों पोस्टुलेट जो दिया गया है इसमें कोई अनडिफाइंड टर्म है, इसमें क्या क्या है, पॉइंट है, लाइन है, तो ये अनडिफाइंड टर्म है। आंसर क्या हो जाएगा, एस अनडिफाइंड टर्म। अनडिफाइंड टर्म में आ जाता है पॉइंट और लाइन। और एक चीज और, जब हम बता रहे थे फील्ड का इंट्रोडक्शन बता रहे थे, एक जियोम बता रहे थे, तो बोले थे पॉइंट, लाइन और एक प्लेन, मतलब पॉइंट, लाइन और प्लेन, ये तीनों को हम मैथमेटिकल में नॉट डिफाइन, अनडिफाइन मानते हैं। ऐसे डिफिनेशन के लिए तो मान लेते हैं, लेकिन मैथमेटिकल जहाँ यूज करते हैं तो इसका कोई डिफिनेशन नहीं होता है, तो ये तीनों टर्म अनडिफाइंड रहता है। तो वही इसमें कह रहा था कि इसमें ऐसा कोई टर्म है जो अनडिफाइंड है। तो ये दोनों में प्लेन तो आया नहीं, एक पॉइंट आया है और दूसरा लाइन आया है, तो ये दोनों टर्म अनडिफाइन होगा। आर दीज पोस्टुलेट कंसिस्टेंट, कह रहा है क्या ये पोस्टुलेट कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट मतलब होता है हिंदी में अगर इसको समझे तो तर्क संगत। मतलब ये जो दोनों पोस्टुलेट कह रहा है वो दोनों बात सही है कि नहीं है। तो ये भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दोनों जो बोला पोस्टुलेट में जो कहा गया वो दोनों स्टेटमेंट सही था, तो इसलिए दोनों स्टेटमेंट कंसिस्टेंट हो जाएगा। अब तीसरा क्या कह रहा है, डू दे फॉलो फ्रॉम इक्विल्ड पोस्टुलेट। अब कह रहा है कि क्या ये इक्विल्ड पोस्टुलेट का फॉलो करता है। तो देखो इसमें कहीं आया इक्विल्ड पोस्टुलेट, पहला पोस्टुलेट इक्विल्ड क्या कह रहा था कि एक एक स्ट्रेट लाइन में नहीं, मतलब कि एक स्ट्रेट लाइन जो है, पहला पोस्टुलेट जो वन था, रिकॉल कर लेते हैं थोड़ा सा, पहला पोस्टुलेट वन था इधर में, मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एक स्ट्रेट लाइन, मतलब कि कह रहा है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अगर हम एक लाइन खींचे तो वो एक स्ट्रेट लाइन खींचा जा सकता है। तो इसी में कह रहा था, इसी का एक जियोम करके दिया था कि जो कोई भी दो पॉइंट रहेगा तो उससे जो एक ही, केवल एक ही लाइन गुजरेगा, मतलब यूनिक लाइन पास करेगा। दूसरा पोस्टुलेट क्या था कि अगर कोई लाइन सेगमेंट है ए बी तो इसको इनडिफिनिटली, मतलब आगे तक इनफाइनाइटली प्रोड्यूस किया जा सकता है। तीसरा था कि अगर सर्कल इक्वल होगा, मतलब क्या, तीसरा पोस्टुलेट क्या था कि एनी सर्कल, दो सर्कल मतलब कोई भी सेंटर और रेडियस पता होगा तो सर्कल हम ड्रॉ कर सकते हैं। चौथा था कि राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब राइट एंगल कोण ए इक्वल टू कोण बी इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब राइट एंगल, जितना भी राइट एंगल होगा वो इक्वल होगा। और पांचवा पोस्टुलेट जो था कि अगर दो लाइन के बीच, दो लाइन को इस तरह से ड्रॉ किया गया कि वो दोनों का इंटीरियर एंगल, अगर इंटीरियर एंगल दोनों का
एक लाइन इस तरह से पास करता है कि दोनों का इंटीरियर एंगल का सम अगर 180 से कम रहता है, तो 180 से कम रहेगा तो ये लाइन कहीं ना कहीं जा करके एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा। ये पार्ट पोस्टुलेट था। तो अब इसमें कह रहा है कि डू दे फॉलो फ्रॉम यूक्लिड पोस्टुलेट, तो नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि ये जो दिया है पॉइंट दे दिया है, तो पॉइंट से हम एक यूनिक लाइन ही ड्रॉ कर सकते हैं। एक्जियोम कहता है, ना कि पोस्टुलेट कहता है। अगर एक्जियोम का मतलब क्या हो गया कि एक्जियोम का मतलब हो गया कि कहीं भी मैथमेटिकल के टर्म में भी सही है और ज्योमेट्री के टर्म में भी सही है, लेकिन जो पोस्टुलेट होता है ओनली ज्योमेट्री में स्पेसिफाइड होता है। और ये कहीं भी आएगा कि दो पॉइंट से एक यूनिक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, तो ये पूरे मैथमेटिक्स में लागू होता है, इसलिए इसको एक्जियोम बोलेंगे, ना कि पोस्टुलेट। मतलब तीसरा हो जाएगा नो। फॉलो क्या करता है? एक्जियोम करता है। एक्जियोम कौन सा? ये जो एक्जियोम दिया है उसका नाम है 5.1। तो एक्जियोम 5.1 फॉलो करता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अब कह रहा है इफ ए पॉइंट सी लाइज बिटवीन टू पॉइंट ए एंड बी, कह रहा है चौथा क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख रहे हैं। ए एंड बी कोई लाइन है, दो पॉइंट है ए और बी। अब ये दोनों पॉइंट के बीच, ये दोनों से एक लाइन हम ड्रॉ कर लिए। ये दोनों पॉइंट के बीच एक सी पॉइंट लाई करता है जो दोनों के बीच में है। अब कह रहा है कि प्रूव क्या करना है? इस तरह से लाई करता है कि ए सी इक्वल टू बी सी, मतलब इतना इक्वल टू इतना दिया हुआ है। अब कह रहा है प्रूव करना ए सी इक्वल टू हाफ ए बी। तो अब देखो तो दोनों साइड ए सी को ऐड कर देंगे। एक्जियोम 1 क्या कहता था कि अगर इक्वल में इक्वल जोड़ा जाए तो रिजल्ट भी इक्वल होगा, बीसी प्लस एसी। मतलब एक्जियोम 1 से हम कोई भी दो इक्वल पार्ट है उसमें हम इक्वल जोड़ेंगे तो रिजल्ट भी जो आएगा इक्वल आएगा। तो अब AC प्लस AC कितना आ गया? 2AC। और BC प्लस AC, अब देखो तो BC प्लस AC, BC प्लस AC कितना के इक्वल हो गया? AB के इक्वल हो गया, इसलिए AC इक्वल टू हाफ AB। अब इसी में पांचवा क्वेश्चन कह रहा है, इसी से रिलेटेड है कि पॉइंट सी, जो पॉइंट आया बीच में, इसको हम लोग कहते हैं, इस लाइन सेगमेंट ए बी का मिड पॉइंट कहते हैं। अब हमको ये प्रूव करना है कि कोई भी लाइन सेगमेंट हो उसका मिड पॉइंट केवल एक ही हो सकता है। तो देखो तो अब हम इसके लिए अपोजिट इसका मानेंगे, ए बी है, ए बी है यहाँ पे, इसका मिड पॉइंट सी है। सी तो ओरिजिनल में मिड पॉइंट है। अब कह रहा है कि एक ना होकर के क्या एक से ज्यादा मिड पॉइंट हो सकता है क्या? तो सपोज करो कि हम मान लेंगे कि यहाँ पे पी है, ये भी क्या है? मिड पॉइंट। कंसीडर मिड पॉइंट पी। अब अगर पी को कंसीडर करें मिड पॉइंट, तो ए ए सी इक्वल टू कितना आ जाएगा? मतलब कि ए बी इक्वल टू, अगर मिड पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं तो ए पी इक्वल टू कितना आ जाएगा? हाफ। जैसे इसमें प्रूव किए हैं एफ सी इक्वल टू हाफ ए बी, उसी तरह से उल्टा भी हम करते तो उल्टा भी क्या होता है? बी सी इक्वल टू हाफ ए बी। क्योंकि ए सी इक्वल टू बी सी है तो ए सी इक्वल टू हाफ ए बी आ रहा है, तो बी सी इक्वल टू भी हाफ ए बी आता। तो अब पी मिड पॉइंट है तो ए पी इक्वल टू नहीं लिख सकते हैं, हाफ ए बी। अगर दो मिड पॉइंट होता, पी भी मिड पॉइंट है तो ए पी इक्वल टू लिख सकते हैं हाफ ए बी। सी भी मिड पॉइंट है तो ए सी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? हाफ ए बी। अब देखो तो इसका दोनों राइट हैंड साइड का ये क्या है? आरएचएस इक्वल है, तो आरएचएस इक्वल है तो एपी इक्वल टू क्या आ जाएगा? एसी। तो अब ए तो कॉमन है दोनों में, ए कॉमन है कहने का मतलब ए तो चेंज नहीं कर सकते हैं। अब जो पी है इक्वल टू सी के इक्वल है, मतलब जहां पे पी है, जहां सी था, ए पी भी पॉइंट क्या आ जाएगा? वहीं पे आएगा। तो वहीं पे आएगा तो इससे प्रूव होता है कि पी और सी, पी एंड सी आर सेम पॉइंट। मतलब एक ही पॉइंट हो सकता है, कोई भी लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट एक ही पॉइंट हो सकता है। ये पांचवा क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। अब छठा क्वेश्चन देखते हैं। छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन्हें फिगर दिया है, AC इक्वल टू PD दिया है, ये फिगर दिया हुआ है, AC इक्वल टू BD। तो प्रूव क्या करना है? प्रूव करना है AB इक्वल टू CD। अब देखो तो AC इक्वल टू BD दिया है, तो AC इक्वल टू अगर BD दिया है तो AC को हम लिख सकते हैं, AC को इतना को हम क्या लिख सकते हैं? AB प्लस BC लिख सकते हैं, AB प्लस BC। और BD को क्या लिख सकते हैं? BD को देखो तो BD को भी हम BC और प्लस CD लिख सकते हैं, मतलब BD को BC प्लस CD।
अब BC BC दोनों तरफ है तो इधर आएगा तो माइनस, मतलब ये दोनों कट जाएगा, या ए, तो AB इक्वल टू CD प्रूव हो गया। ये छठा क्वेश्चन था। अब सातवां क्वेश्चन में देखते हैं, सातवां क्वेश्चन क्या कह रहा है। Why axiom 5 in the list of equal considered a universal truth? तो axiom 5 जो था इसका सॉल्यूशन है, axiom 5 कह रहा है कि क्यों यूनिवर्सल ट्रूथ क्यों माना जाता है। तो देखो पोस्टुलेट पोस्टुलेट और एक्जियोम दोनों को, पोस्टुलेट और एक्जियोम दोनों यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, दोनों ही यूनिवर्सल ट्रूथ होता है। एक्जियोम क्या होता है, एक्जियोम जो होता है मतलब एक्जियोम को हम लोग कहीं भी मैथमेटिकली यूज कर सकते हैं, मैथमेटिकली कहीं भी यूज कर सकते हैं। और पोस्टुलेट को स्पेसिफाई किया गया है, मतलब पोस्टुलेट जो होता है उसको हम लोग केवल ज्योमेट्री में भी, ज्योमेट्री में ही यूज करते हैं। और एक्जियोम को ज्योमेट्री के साथ साथ कहीं भी, मैथ का कहीं भी अगर एरिया निकालेंगे या फिर कहीं भी और कुछ अलजेब्रा पढ़ेंगे तो सब में एक्जियोम को हम लोग मान सकते हैं। तो एक्जियोम 5 क्या कह रहा था, यहाँ पे दिया है कि 5 एक्जियोम 5 को हम यूनिवर्सल ट्रूथ क्यों मानेंगे। क्वेश्चन में कह रहा नोट दैट द क्वेश्चन इज नॉट अबाउट द फिफ्थ पोस्टुलेट, पोस्टुलेट के बारे में ना करके एक्जियोम 5 स्पेसिफिक कर दिया है। तो एक्जियोम 5 कहता था कि द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। तो होल इज ग्रेटर देन द पार्ट मतलब जैसे देखो कोई भी एक रेक्टेंगल मान लो, तो ये एक होल हो गया, ये क्या हो गया होल। अब इसका पार्ट करो, पार्ट मतलब इसको डिवाइड करो, तो सपोज करो कि इसका ये हम एक छोटा सा रेक्टेंगल इससे हटा लिए काट करके, तो ये इसका क्या आ गया, एक पार्ट आ गया। तो अब देख रहे हो होल जो आएगा, ये जो आएगा इसका कितना भी पार्ट करेंगे, पार्ट इतना बड़ा करें चाहे इतना बड़ा करें, हमेशा इसका जो पार्ट आएगा मतलब होल जो होगा हमेशा पार्ट से बड़ा होगा, मतलब होल ग्रेटर देन पार्ट। अब देखो तो जैसे ये तो हो गया क्या, रेक्टेंगल का बात हो गया। अब इसको जनरल मैथ में देखें तो जनरल मैथ में जैसे 5 देखो, और 5 का एक पार्ट हो गया 5/2, तो 5/2 कितना आता है 2/5। तो ये हमेशा जो पार्ट आ रहा है 5 को, जो होल का हम पार्ट कर दे रहे हैं, जो पार्ट आ रहा है उससे होल हमेशा ऑलवेज क्या होगा, बड़ा होगा, चाहे कहीं भी यूज कर ले पूरे यूनिवर्स में। तो इसलिए इसको एक्जियोम 5 को यूनिवर्सल ट्रूथ माना जाता है। इस चैप्टर चैप्टर में इतना ही क्वेश्चन था। आई होप आप सबको समझ में आया होगा।